हेलो एंड वेलकम टू आज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको पता है हम ऑलरेडी बैंकिंग में आ चुके हैं, जहां पे हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की। आज जो हमें करना है दैट इज रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके कुछ फंक्शंस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट अस बिगिन। देखो, आरबीआई के रोल की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने आरबीआई के रिलेटेड जरूरी है, क्योंकि अगर आरबीआई का जिक्र आया है तो बैंकिंग सिस्टम, उसकी हिस्ट्री यहां पे जाननी जरूरी है, क्योंकि कोई पॉइंट कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था तो आरबीआई एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था, तो एक कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक सेंट्रल बैंक यहां पर एस्टैब्लिश करो। तो अगर आपको आएगा कि ऑन हुज रिकमेंडेशन द आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इस कमीशन की रिकमेंडेशन लेके आरबीआई यहां पे एस्टैब्लिश किया गया। तो आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ? आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ? 1934 में पहले एक्ट लाया गया, यानी कि हम आरबीआई इंस्टीट्यूट यहां पर बनाएंगे। तो 1934 में आरबीआई बनाया गया। तो फंक्शनल 1935 में हुआ, लेकिन बनाया कब गया था? 1934। डेट याद रखना। तो आपको इससे पता चलेगा कि आरबीआई कॉलोनिज्म यानी कॉलोनियल एरा में ही एस्टैब्लिश किया गया था 1934 में। तो फिर जब ये बनाया गया 1934 में, तब ये प्राइवेटली ओनर था। उस टाइम जो ओनर थी वो प्राइवेट थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1949 में क्या हुआ? इसको नेशनलाइज किया गया। अब पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको बनाया गया, एक पब्लिक अथॉरिटी के अंडर इसको लाया गया। नेशनलाइजेशन उसी को हम बोलते हैं। जो ओरिजिनली इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1934 में एज ए प्राइवेटली ओनर कंपनी, लेकिन उसके बाद नेशनलाइज पब्लिकली इसको जो आइडेंटिफिकेशन मिल गई थी वो 1949 में। ठीक है, टेक ओवर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, तो जब मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पहले 1934 में कॉलोनियल एरा में ही एस्टैब्लिश हुआ था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट गवर्नर आरबीआई का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर कॉलोनियल एरा में एस्टैब्लिश हुआ इंस्टीट्यूट को उनका ही गवर्नर होगा कोई, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन फिर 1949 में ना नेशनलाइजेशन हो गई, तो इंडियन गवर्नर जो पहला बना आरबीआई का, इट वाज सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, इंपॉर्टेंट पॉइंट से दो। पहला गवर्नर आरबीआई का सर ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन पहला इंडियन गवर्नर आरबीआई का दैट इज सीडी देशमुख। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, वो खाली ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एज वेल एज चेयरमैन ऑफ आरबीआई भी। दो काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं एज वेल एज चेयरमैन ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां पे। जब आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था पहले, तो उस टाइम पहले इसका जो मेन ऑफिस जहां पे था वो कोलकाता में था। किधर? कोलकाता में। लेकिन लेटर इसको मुंबई शिफ्ट किया गया 1937 में। ठीक है, अभी भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है। ठीक है, लेकिन क्या है कि पहले कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया, फिर इसको शिफ्ट किया गया मुंबई में, अभी भी हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, तो 4 जोनल ऑफिस इसके हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी आरबीआई का ऑफिस किधर है? मुंबई है। ठीक है, तो आरबीआई का एम्बलम है खुद का, जो आपने थंबनेल में देखा होगा। उस एम्बलम में टाइगर और पाम ट्री, टाइगर और पाम ट्री उस एम्बलम में इसकी सिंबल है। आरबीआई का एम्बलम जो है उसमें एनिमल में टाइगर और ट्री में पाम ट्री, याद रखना। ओके, इसके बाद आरबीआई, उसके हेड जो होता है एक गवर्नर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, सॉरी, चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होता है, और हेडेड बाय गवर्नर। गवर्नर होता है हेड। और इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है गवर्नर को, गवर्नर ऑफ आरबीआई को। कितने सालों के लिए? 5 ईयर इसका टेन्यूर होता है। 5 सालों के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है गवर्नर ऑफ आरबीआई को। आरबीआई का हेड कौन होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा चेयरमैन होते हैं, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जो गवर्नर होता है वो हेड होता है आरबीआई का, और उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन टेन्यूअर कितना होता है? 5 साल से ज्यादा नहीं, 5 साल इसकी सर्विस है, यानी टेन्यूअर है। अभी करंट अफेयर में पॉइंट है कि अभी जो प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर है, अभी इट इज श्री शांतिकांता दास। व्हाट? इट इज श्री शांतिकांता दास, एसएसडी। अभी प्रेजेंटली जो आरबीआई का गवर्नर है, इट इज श्री शांतिकांता दास, एसएसडी, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग आरबीआई। फैक्चुअल डाटा था लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो हमें सब कुछ आना चाहिए, फैक्चुअल डाटा भी आना चाहिए एज वेल एज कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेन जो चीज हमें करनी है, दैट इज रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई करता क्या है बेसिकली? कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन से काम दिए गए हैं आरबीआई को? पहला, इट्स इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स। आपने जो भी सर्कुलेशन मनी की देखी है, नोट्स देखे, हाथ में लिए हैं, तो नोट्स जो करेंसी नोट्स हैं उनको जो इशू करता है, जो प्रिंट करता है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है करेंसी नोट्स, ठीक है। 100, 200, 2000, 500, ये जो करेंसी नोट्स हैं ये आरबीआई प्रिंट करता है, आरबीआई इशू करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो 1 रुपए के नोट्स थे या जो कॉइन्स आती हैं 1 रुपए की, ठीक है, वो आरबीआई नहीं करता है, वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट, ठीक है। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स या 1 रुपी कॉइन्स जो इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी जो भी करेंसी नोट्स हैं वो सारी कौन इशू करता है? आरबीआई। ये पहला फंक्शन है, इशूअर ऑफ बैंक नोट्स, ओके। बैंकर टू द गवर्नमेंट, दूसरा रोल जो है इसका या दूसरी फंक्शन जो है, दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखो, मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं आपको कि डेफिसिट जब आता है कंट्री में, तो गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू कम आता है तो उसको लोन लेना पड़ता है या कुछ ऐसी चीज़ें उसको डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि मुझे पैसा चाहिए तो आरबीआई से ले सकता है। आरबीआई एक्ट से बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, कभी भी बैंक से, सॉरी, आरबीआई से गवर्नमेंट पैसा ले सकती है, बोरो कर सकती है। सो इट इज एन बैंकिंग एजेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कभी भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी आरबीआई से पैसा ले सकती है, कभी भी आरबीआई से जो क्रेडिट ले सकती है। एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर भी हम इसको ले सकते हैं कि कभी कभी फाइनेंशियल मैटर्स में आरबीआई की जो पॉलिसीज होती है उनको पता होता है कैसे करना होता है, तो वो आरबीआई जो है वो एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी फाइनेंशियल मैटर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। बैंकर ये स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। और फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर किसी फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस लेनी हो तो आप आरबीआई से ले सकते हो। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट को बैंकर चाहिए कोई, दैट इज आरबीआई। आरबीआई ही एक बैंकर है गवर्नमेंट के लिए। जैसे हमारे पास बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो द सेड कंपनीज आर बैंक्स फॉर अस। इन द सेम मैनर आरबीआई इज बैंक टू द गवर्नमेंट, कभी भी इससे पैसा ले सकती है, लेंड कर सकती है आरबीआई, और बोरो कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज सेकंड फंक्शन, आर यू कैन से। और एक और फंक्शन यहाँ पे है बैंकर्स बैंक। देखो, हम जब डिपॉजिट करते हैं कहीं पे पैसा, तो उस इंस्टीट्यूट को हम बोलते हैं बैंक, ठीक है। मैंने कहीं पे डिपॉजिट किया, दैट इज कॉल्ड माय बैंक। इन द सेम मैनर जो नेशनल बैंक्स है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक्स है कंट्री में, वो अपना पैसा कुछ जो उसको लगे कि बैंक को लगे कि हाँ ज़्यादा पैसा है तो ये मैं पैसा डिपॉजिट कर सकता हूँ, किसके पास करता है? आरबीआई के पास। कुछ पैसा अपना डिपॉजिट करता है आरबीआई के पास। इट मीन्स आरबीआई भी बैंक है बैंक्स का, सो इट्स कॉल्ड बैंकर्स बैंक, ठीक है। कि बैंक का भी बैंक है कौन? आरबीआई। ये हमारा बैंक था लोगों का, जो लोगों ने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया। अब कुछ पैसे जो हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया, मतलब बैंकर्स बैंक, बैंक का भी बैंक है क्योंकि उसने डिपॉजिट लिया। ये डिपॉजिट अब कभी भी ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ले सकता है आरबीआई के साथ। कब? जब कभी लायबिलिटी कोई आएगी या कोई क्राइसिस आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस या मॉनेटरी क्राइसिस, उस टाइम ये बैंक इससे वापस पैसा ले सकता है। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कैश रिजर्व
रेशियो, कि कुछ पैसा बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास, दैट वी कॉल इज कैश रिजर्व रेशियो। वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास, कुछ डिपॉजिट, सो दैट कभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, कुछ लाइबिलिटीज, अर्जेंट लाइबिलिटीज आए, उनको फुलफिल करने के लिए कभी भी आरबीआई से वो पैसा ले सकता है। सो इट्स कॉल्ड बैंकर्स बैंक। ओके, एक और रोल है, एक और रोल, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो, अगर कभी क्राइसिस आई किसी बैंक को, ठीक है, तो अब बैंक बारो करने लगा है, लेकिन बैंक की ऐसी हालत है कि किसी से बारो नहीं कर सकता, मतलब कोई इस पे जो रिस्क नहीं ले सकता, मैं आपको इससे निकाल दूंगा क्राइसिस से। कुछ बैंक को फॉर एग्जांपल डूबने वाला है बैंक पूरी तरह से, तो वो बैंक उसको अब लोन चाहिए या कहीं से बारो कर सकता था, लेकिन अब कोई आगे नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि बैंक के पैसे डूब गए हैं तो मैं क्यों उसको लैंड करूं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए तो लास्ट जो एग्जिट विंडो होती है, क्राइसिस एग्जिट विंडो, दैट इज आरबीआई। अगर हर कोई मुकर जाए लेकिन स्टिल आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट लेंडर है, वो अगर कहीं से नहीं ले सकता तो आरबीआई से ले सकता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को जब भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आए तो कहां से ले सकता है फाइनली, आरबीआई। आरबीआई मुकर नहीं सकता, ठीक है, कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होगी, लेकिन आरबीआई लोन देता है। तो इट इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर सब पीछे हट जाएं तो लास्ट पे कौन आएगा आपके सामने, आरबीआई। द बैंक कैन अप्रोच टू आरबीआई टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो मैं बोल रहा था कि कोई भी बैंक जो स्ट्रेस में हो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस लास्ट पे कौन दे सकता है, आरबीआई। वो इसको वहां से निकाल सकता है उस क्राइसिस से। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। देखो, यहां इंडिया में या कंट्री में कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो अपने साथ वो पैसा लेके आते हैं, लाइक इन डॉलर्स, यूरोज, तो बहुत सारा पैसा आता है वहां पे, लेकिन ऑफ डिफरेंट कंट्री, करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री। तो वो जो स्टॉक होता है वो कंट्री वहाँ यहाँ पे एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे इंडियन रुपी उनको मिलती है, लेकिन वो जो वहाँ से जो करेंसी आई उसको क्या करते हैं, उसको आरबीआई अपने पास रखता है एज ए रिजर्व, ठीक है। और फॉरेन करेंसी उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन करेंसी यहां पे रखना, सो दैट कभी जो उसकी करेंसी की डिप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन करनी हो, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज कर सकता है इंडियन रुपी को आरबीआई। क्योंकि अगर इस सिचुएशन आई कि कभी फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास बचे ही नहीं कुछ, तो रुपी की डिप्रिसिएशन बहुत हो सकती है। तो इसलिए रुपी की वैल्यू, इंडियन रुपी की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई को फॉरेन करेंसीज, फॉरेक्स रिजर्व जो हम बोलते हैं, उनको यहां पे मेंटेन करना है। ये काम भी फॉरेक्स रिजर्व्स रखना, ये काम भी आरबीआई का है, याद रखना। फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करना ये काम भी किसका है, आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होता है, जो फॉरेन करेंसीज होती है उनको यहाँ पे जो एक सोर्स, एक रिसोर्स यहां पे रखा जाता है आरबीआई के पास, वो होता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन जॉन ऑलरेडी बता चुके हैं जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रोल क्या है आरबीआई का, कि मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में है, मनी सप्लाई उसको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि बहुत सारे टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप वो लास्ट वाला लेक्चर देखो मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको समझ आएगा। तो मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में होती है उसको कंट्रोल करना आरबीआई का काम है, पहले ही बोल चुका हूं। आरबीआई चाहे तो इकोनॉमी में ज्यादा मनी आ सकती है, आरबीआई चाहे तो इकोनॉमी से यानी कि मार्केट से ज्यादा मनी वो अपनी तरफ सक कर सकता है, या लोगों के पास कम मनी बचेगा। ये होता है डिक्रीज मनी सप्लाई को। अब इससे क्या होगा, आरबीआई इनडायरेक्टली अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। वो बता चुका हूं कैसे करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा पैसा लोगों के पास आ गया तो ऐसी पॉलिसीज रेट्स बढ़ाएंगे आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसी रेट्स बढ़ाएंगी कि मार्केट से इकोनॉमी यानी मनी सक हो जाए, तो बैंक्स के पास आ जाए, तो उससे
इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इन द सेम मैनर आरबीआई कुछ पॉलिसीज, कुछ टूल्स इम्प्लीमेंटेशन में लाता है जिससे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। देखो, आरबीआई की अथॉरिटी है जो भी बैंक्स यहां पे हैं इंडिया में उनको रेगुलेट करना। बाय रेगुलेट आई मीन लाइसेंस देना, या किसी की जो अथॉरिटी है बैंक की, उसकी जो कमर्शियल ब्रांच हैं या बैंक से उनकी ब्रांच को बढ़ाना। ठीक है, एक लीगलाइजेशन, एक रेगुलराइजेशन कर सकता है आरबीआई। आरबीआई बेस्टोड विद रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी। एक तो रेगुलेशन जो मैं बोल रहा था, लाइसेंस, कोई बैंक एस्टैब्लिश करना है आपको आरबीआई से लाइसेंस लेनी होगी, एज वेल एज सुपरवाइजरी, देखभाल भी कौन करता है, एट द टॉप आरबीआई। जैसे बैंक, जैसे जुडिशरी में एट द टॉप होता है सुप्रीम कोर्ट, इन द सेम मैनर बैंक्स में एट द टॉप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन किसने इसको ऐसे पावर दिए हैं? आरबीआई एक्ट 1934, जो पहले मैं बता चुका हूं, तो इस एक्ट से ही आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था, एज वेल एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जब नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। तो इन दो एक्ट्स, इन दो लॉज से आरबीआई रेगुलेट और सुपरवाइज करता है बाकी बैंक्स को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। जो मैं बोल रहा था, इट रिलेट्स टू लाइसेंस दे सकता है, एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर बैंक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, उनको दे सकता है। ठीक है, या उनकी ब्रांच, उनको रिकॉग्निशन मिल सकती है या उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा इसका अप्रूवल चाहिए आरबीआई से। तो एक रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी रोल भी होता है आरबीआई का। ये बहुत सारे रोल्स हैं आरबीआई के, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताया, एज वेल एज फंक्शंस कौन कौन सी है। ये 7-8 जो फंक्शंस हैं या ये रोल हैं, ये आपको याद रखने हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, वहाँ पे आएगा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन एक ऑप्शन में, तो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन तो है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट का है। सो ये रोल्स 5 आप याद रखो, सो देट आपको क्वेश्चन मिस ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।